नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा साहब। सब कुछ क्या? देखो, आज एक बैंक का अपडेट्स भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। और साहब, जो आज बाजार में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ साहब, किस कारण? एक ट्वीट के कारण। और वो चीज़ तो मैंने आपको बहुत पहले, मेरे ख्याल से सुबह ही बता दी थी, लेकिन इस वीडियो में भी समझेंगे कि आखिर उस ट्वीट के कारण बाजार में ये घटनाक्रम जो हुआ, बाजार जो मेरे ख्याल से साहब टूटा, अच्छा खासा टूटा और फिर सडनली रिकवर। और इसी दौरान साहब हम लोगों ने कितना अच्छा मुनाफा दोस्तों कमाया, सब कुछ समझेंगे अपने इस वीडियो में। तो पहले होगी बात साहब एक अपडेट की बैंक प्राइवेटेशन को लेकर, फिर होगी बाजार की बात, और साहब फिर होंगे आईओबी के रिजल्ट। ये रिजल्ट दोस्तों मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूँ, अमूमन ये सारी चीज़ें रिजल्ट वगैरह मैं रिजल्ट कॉर्नर के वीडियोस में बता देता हूँ, लेकिन ये जो आईओबी है ये भी एक कैंडिडेट है हमारा प्राइवेटेशन का। इसके रिजल्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक आखिर कर क्या रहा है, बैंक आखिर कर क्या रहा है, बैंक ने कितना प्रॉफिट कमाया, बैंक ने कितनी प्रोविजनिंग की, सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो दोस्तों बड़ा मेरे ख्याल से ठीक ठाक सा एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बैंक का अपडेट है, बैंक प्राइवेटेशन का अपडेट है। निजीकरण को लेकर काफ़ी अपडेट्स आ रहे हैं और अब ये आते रहेंगे। मैंने आपको बताया है कि अब ये अपडेट्स दोस्तों आते रहेंगे काफ़ी दिनों तक, और जो आपको परेशान भी कर सकते हैं। परेशान होने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है कि कब तक ये चीज़ चलेगी, और इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपडेट क्या है? वो अपडेट दोस्तों यही है कि आपको याद होगा कि हमारा जो नीति आयोग है साहब, उसने 3 नामों की सिफारिश की थी कोर समिति को। विनिवेश संबंधी सचिवों की जो कोर समिति थी उसको साहब 3 नामों की सिफारिश की थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी उसके लिए उस पर बनाया था, आपने शायद वो देखा होगा। तो वो 3 नाम दोस्तों कौन से थे? एक तो था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक था आईओबी और एक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 2 बैंकों के नाम तो एकदम कह दिए थे, बाद में वो तीसरा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ले आया था। उसका कारण क्या था वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों ये नाम नीति आयोग ने विनिवेश संबंधी कोर समिति के सचिव जो है, उनकी जो एक समिति बना रखी है गवर्नमेंट ने, उनको सौंप दी। ठीक है साहब। अब ये जो समिति है, समिति ने भी अपने 2 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, एक डीपीएम और एक डीएफएस, डिसमेंटमेंट फाइनेंस सर्विस, इस तरह के ये 2 डिपार्टमेंट बना रखे हैं। अब ये साहब जांच करेंगे, ये 3 नाम जो नीति आयोग ने इनको सौंपे हैं कोर समिति को, ये जांच करेगी। जांच के लिए इसने 2 डिपार्टमेंट बना रखे हैं। अब ये जांच करेंगे और फिर एक फाइनल सूची तैयार करेंगे इन 3 नामों में से 2 नामों की। अब वहां से दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से न्यूज आ रही हैं। बगल में ग्राफिक चलेंगी, ग्राफ्स लगाने की कोशिश करूंगा, उसे भी देख लीजिएगा कि साहब ये 2 बैंक यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक टॉप पे है, यानी कि 3, यानी कि फर्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेकंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड आईओबी, यानी कि 2 बैंक सरकार को करने हैं तो 2 बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल बैंक टॉप पे है। ये न्यूज, ये सूत्रों के हवाले से न्यूज निकल के आ रही है। कारण भी बताया जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दोस्तों इसका कारण भी बताया जा रहा है कि 3 बैंकों में से ये 2 बैंक, ये जो समिति है, ये जो डिपार्टमेंट कोर समिति ने बना रखा है, ये क्यों चुन सकती है। उन्होंने साहब इसका एक कारण बताया कि जो ये बैंक हैं, ये जो साहब बैंक हैं बीओएम और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये केंद्र के जो सेंट्रल पॉइंट है ना, पश्चिमी केंद्रित बैंक हैं। यानी कि दोस्तों वहां पर जो सार्वजनिक गवर्नमेंट के बैंक हैं उनकी संख्या मेरे ख्याल से मजबूत स्थिति में है। यानी कि जहां पर जितने मतलब इनकी जो ब्रांचेस हैं वो ऐसी जगह हैं, पश्चिमी केंद्र यानी कि वेस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं आप। वहां पर जो मतलब ज़्यादातर बैंकों की शाखाएं वहीं पर हैं। अमूमन तो ये पूरे मेरे ख्याल से देश में है, लेकिन वहां पर ये ज़्यादा है। और ये वहां ज़्यादा है जहां पर दूसरे सरकारी बैंक अपनी मजबूत स्थिति में है। इस कारण उस जगह प्राइवेट कैंडिडेट को लाना उचित होगा सरकार का। बगल में ग्राफिक्स हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। यानी कि वहां पर अच्छा खासा खरीदार मिल सकता है इन 2 बैंकों के लिए। तो ये साहब मेरे ख्याल से
उन्होंने समिति ने सुझाव दिया है, समिति कह रहा हूँ, समिति ने जो डिपार्टमेंट बनाए हैं वहाँ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। और जितनी भी ये न्यूज़ आ रही है दोस्तों, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें सत्यता है, ये अभी भगवान ही भरोसे है। यानी कि अभी कुछ नहीं कह सकते। ये न्यूज़ अभी चलेंगी, अभी कुछ दिन और चलेंगी। तो ये उन्होंने कारण बताया। और इसी के इस साथ ही दोस्तों मैं हमेशा आपसे कह रहा था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रबल संभावना है प्राइवेटेशन या निजीकरण में जाने की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो मेरी लिस्ट में था नहीं, लेकिन अब सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी कह दिया। लेकिन अभी ये फाइनलाइज नहीं हुए हैं। अभी दोस्तों ये फाइनलाइज नहीं हुए, अभी सिर्फ ये जांच ही चलेगी। और जांच कौन कर रहा है? कोर समिति ने जो डिपार्टमेंट बना रखा है, वो 2 विभाग इसकी जांच करेंगे, फिर वो कोर समिति को सौंपेंगे। कोर समिति फिर वो साहब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मेरे ख्याल से जो मीटिंग होगी वहाँ जाएंगे। पहले तो ये फाइनेंस मिनिस्टर को सौंपे जाएंगे 2 नाम। तो काफ़ी लंबी चौड़ी दोस्तों अभी इसमें प्रक्रिया है। इसमें आपको विचलित घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये बता भी रखा है कि ये टल भी सकता है, क्योंकि लंबा खिंचता जा रहा है ये मैटर। अभी जांच चलेगी। अब देखो जांच कितने दिन चलेगी ये भी कहना बहुत मुश्किल है। कब तक ये 2 नाम फाइनल हो जाएं? भाई अभी तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अभी ऐसा तो नहीं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फाइनली हो गए। अभी तो हमारे पास 6 बैंक हैं। सरकार के अलग अलग मेरे ख्याल से बयान आ रहे हैं। 6 बैंकों में फर्स्ट फेज में सरकार 2 बैंक को लेगी। फिर साहब 2 बैंक अगर सक्सेस हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट बैंक की बारी आ सकती है। अगर सक्सेस हो जाते हैं, अगर ये प्राइवेटेशन निजीकरण की प्रक्रिया दोस्तों सक्सेस होती है, तभी आगे सरकार कदम बढ़ाएगी निजीकरण की तरफ, बैंकों के निजीकरण की तरफ। और 2 बैंक तो ऑलरेडी उन्हें करने ही करने, क्योंकि साहब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बजट भाषण में ही कहा है। और शायद भगवान करे, ईश्वर करे, ये टल जाए तो और भी अच्छी बात हो। मर्ज हो जाए तो क्या कहने साहब, आप भी खुश, हम भी खुश, सब कुछ। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट मैंने आपको बता दिया आज मार्केट अपडेट्स के इस वीडियो में। तो जो लोग भाई बैंक का प्राइवेटेशन का अपडेट्स के लिए वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए यहीं तक ये वीडियो था। आगे हम बात करेंगे आज के बाजार की। और जो इंटरेस्टेड है भाई पैसा कमाने के लिए बाजार में, और जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग जुड़े हैं, वो साहब आइए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़िए मुझसे। कुछ दिन देखिए मुझे कि मैं क्या करवाता हूँ, कुछ नॉलेज भी है या नहीं है बाजार के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो का शुरू हो रहा है, ये जो मार्केट से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ काम करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब ये सेकंड पार्ट साहब उनके लिए है। क्या कहने साहब, आज का बाजार दोस्तों आपने देखा ही, क्या कहने, मतलब कल को एक ट्वीट आता है, मेरे ख्याल से कल नहीं 2-1 दिन पहले एक ट्वीट आया साहब। उन लेडीज़ का नाम मैं नहीं लूँगा, मैं ऑलरेडी आपको सुबह बता चुका हूँ, क्योंकि अमूमन मैं इस वीडियो में ज़्यादा प्रोपोगेंडा नहीं करता। खामा की टेंशनबाजी क्यों लेनी दोस्तों, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, क्यों नाम लेना। एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में ये कहा जाता है कि अदानी पावर यानी कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनमें साहब एक ज़बरदस्त गेम हो रहा है ऑपरेटर के द्वारा। ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने सन 1991 में दोस्तों हर्षद मेहता का कांड होने से पहले उजागर कर दिया था कि शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ घपला होने वाला है। तब से इन रिपोर्टर की साहब काफ़ी अच्छी खासी मेरे ख्याल से पहचान बन गई थी। तो अब सत्यता होती हुई नज़र आती है जब भी कोई ये स्टेटमेंट देखते हैं कि ऐसा ना हो जाए। पब्लिक इनके स्टेटमेंट को साहब बड़े ध्यानपूर्वक देखती है, कहीं ऐसा ना हो जाए। और यही कारण था दोस्तों जब इन्होंने ट्वीट करा कि अदानी ग्रुप में भी अच्छा खासा ऑपरेटर गेम चल रहा है, तब साहब आज बाजार में जो हाल हुआ वो आपको पता है। बाजार का दोस्तों विस्तृत विवरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा सुनिए। और अच्छा खासा हम लोगों ने इसी लॉजिक को दोस्तों समझ के अच्छा खासा पैसा कमाया। क्या स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा, 2 बार दोस्तों अच्छा खासा मैंने मुनाफा कमाया। आज आपको अपने प्रॉफिट का सारा स्क्रीनशॉट भेजा। कहां मैंने काम किया, इंडेक्स में मैंने कैसे काम किया, क्यों काम किया, क्यों मैं बुलिश था आज बाजार पे, क्यों दोस्तों मैंने आपको कल के वीडियो में सब कुछ बता दिया था। रेंज मेरी आप देख लो, क्या बाजार में उस रेंज में काम हुआ या नहीं हुआ। मैं क्यों कह रहा था बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज बहुत करके हमने साहब अच्छा खासा नुकसान कमा लिया। अब हम करेंगे बाय ऑन डिप, क्योंकि FII इस समय है प्लेयर ऑफ द गेम। तो देखिए
बाजार साहब कहां बंद होता है और कहां खुलता है और फिर लास्ट में आके कहां बंद होके चला जाता है। 15,817 पे दोस्तों ये बंद हुआ था फ्राइडे वाले दिन। निफ्टी हमारा जो है निफ्टी बंद हुआ था 15,817 पे। 15,791 पे खुलता है साहब, मेरे ख्याल से 26 या 27 पॉइंट नीचे। किसी को कोई अंदाजा नहीं। मैं यही कह रहा था यार, मुझे नहीं लगता कि आज इस ट्वीट का इतना धमाल होने वाला है, फिर भी मैं चौकन्ना था। मैंने कहा जो नेक्स्ट मेरी जो फर्स्ट ट्रेड होगा वो 15,650 के आसपास होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा वेट करो, जो ट्रेड लेंगे वो 15,650 के आसपास ही लेंगे। अब देखिए साहब, जब बाजार खुलता है, ग्राफ में देखिए, बाजार खुलने के बाद सीधा एक डाउन, और वो कहां तक आता है 15,630। बिल्कुल साहब, ओपन होता है, एक लो बनता है 15,606 का दोस्तों कैश में। मुझे कैश में दिखा रहा है 15,606। बगल में जो ग्राफ लगेगा उसमें कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो एडजस्टेबल कर लेना। समझ जाओ यार, मेरी बातों को समझ जाया करो। पॉइंट्स में क्या रखा है, जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं उसे समझो और उसी से बाजार में पैसा कमाओ। कुछ पॉइंट ऊपर नीचे होगा, आप कमेंट्स करने लगते हो कि सर आपने ये कहा, वहां तो ये था। अरे यार एडजस्ट कर लो, ये छोटी मोटी बातें खुद ही एडजस्ट कर लिया करो। भाई मैंने मान लिया 15,800 बोला है, वो 15,810 है, तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। 10 पॉइंट का क्या फर्क यार, 10-20 पॉइंट तो निफ्टी में ऊपर नीचे ऐसे ही हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो 15,806 का या 15,830 का एक लो बनाने के बाद क्या रिकवरी आती है साहब, जो बाजार को 15,823 तक ले जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस समय बाजार गिरा, 15,650 का एक लो बनाया, मैंने आपको कह दिया था शॉर्ट पूरे बन चुके हैं, क्योंकि बाजार को शॉर्ट को पैसा देना नहीं है। आपको मैंने क्या कहा था, बाजार को शॉर्ट को पैसा देना नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट क्रिएशन है। और आज जबरदस्त शॉर्ट क्रिएशन बनाई। आपका मेरे ख्याल से सेल कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त कर दिया बाजार ने कि बाजार अब तो गया, अब तो 15,000। जब सेल कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया, 15,650 आ गया और वो भी टूट गया। लोगों ने सोचा अब तो 15,550 आएगा, हम भी इस सोच में थे, लेकिन पोजीशन हमने बना ली थी 15,650 के दोस्तों आसपास। फ्यूचर मैंने बाय कर लिए थे, कॉल है आपको मैंने दिलवा दी थी, आपको 16,000 की मैंने कॉल दिलवाई थी। भाई याद करो, कुछ तो याद करो, ग्राफ में सारी चीज़ देखते रहो, मेरे वर्ड्स को सुनते रहो, एंजॉय करते रहो इस वीडियो को। तो क्या कहने साहब, आप एक एक चीज समझ जाओगे कि बाजार में क्या हुआ। जब पोजीशन शॉर्ट की बन चुकी थी, बाजार को पैसा शॉर्ट में देना नहीं था। जो इस शॉर्ट में, इस गिरावट में पैसा कमा के निकल गए वो अच्छे लोग थे, स्मार्ट ट्रेडर्स थे। लेकिन जो लोग बैठे रहे अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा, अभी बाजार ने गिरा ही क्या है, तो उनकी तो साहब फिर बैंड बजा दी बाजार ने। मैंने आपको शायद एक गाना भी भेजा, पापा तो बैंड बजाए, याद है ना, बैंड बजा दी साहब शॉर्ट वालों की। क्या कहने साहब, बाजार ऊपर, और साहब हमें अच्छा खासा मुनाफा। 15,811 पे हमारा निफ्टी बंद हो जाता है। 25 शेयर ऊपर थे, 25 शेयर नीचे थे। तालमेल बराबर, तालमेल दोस्तों बराबर। कल की जो निफ्टी की मैंने वीडियो में रेंज दी थी वो देख लो, मीडियम रेंज में काम हुआ है। अमूमन 3 रेंज में देता हूं, मीडियम रेंज में दोस्तों आज काम हुआ है 15,650 से 15,850। रेंज देख लो, 15,848 का एक हाई बना हुआ है मेरे ख्याल से ग्राफ में, फ्यूचर में जो मुझे यहाँ दिख रहा है, और 15,630 का एक लो। देखो देखो यार, देखो। तो ये कहानी थी दोस्तों आज बाजार की। एक ट्वीट आता है, एक शॉर्ट बनवाता है बाजार, और शॉर्ट में साहब सबको फंसवाता है। जो निकल गए वो स्मार्ट ट्रेडर्स, और जो नहीं निकले साहब वो कमा के लॉस। शाम को फिर मेरे से व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि सर आज फिर लॉस हो गया। मैंने कहा भैया किसने कहा था आपको लॉस होने के लिए? जो ट्रेड में क्या ना वो लो, मैंने आपको ऑप्शंस की कॉल ऐसी दिलवाता हूं जहां कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है दोस्तों। वहां 13-14 की मेरे ख्याल से एक पुट बाद में लेके गए हैं हम लोग 15,000 की, और जो पुटे जो मैंने कॉलें आपको दिलवाई थी, एक 26 रुपए की थी, एक 39 रुपए की थी। एक भी ले लेते यार 21-2200 रुपए लगने थे आपके। तो इतनी बड़ी तो मैं कॉल पुट ऑप्शंस में आपको दिलवाता ही नहीं हूं। मुझे पता है कि ज्यादा महंगी कॉल पुट लेके करना है क्या, जो काम करेंगी वो ये करेंगी, और अच्छा खासा मुनाफा बना है उन्हें हो गया। 2 लॉट ले लो, ज्यादा क्यों लेने, ज्यादा महंगी कॉल पुट लेके करोगे क्या? 150-150, 200 की कॉल पुट लेके आप, मेरी समझ में नहीं आता क्यों लेते हो। बाजार जो मूवमेंट हो रहा है वो जबरदस्त हो रहा है, गिरावट हो रही है जबरदस्त हो रही है, अपवर्ड हो रहा है जबरदस्त हो रहा है। नहीं तो फिर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है बाजार, गिर रहा है तो हर रेंज टूट रही है,
और बढ़ रहा है तो ऊपर की रेंज टूट रही है, क्योंकि अनिश्चितता है ना, बाजार ये नहीं पता कहां ले जाए। एफआईआई का माल लगा हुआ है, पैसे लगे हुए हैं भाई, यहां पे बाजार में एफआईआई के दोस्तों पैसा लगा हुआ है। मैं कितना लगा हुआ है मैंने आपको सारी चीज बता दी। क्यों गिरा देंगे वो बाजार, वो तो जब गिराएंगे बाद में। आज भी बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस हो गया है। ये ट्वीट का जो कहानी थी ना दोस्तों, ट्वीट का जो खाना था, फूड था, फीड था, बाजार ने वो डाइजेस्ट कर लिया है। अब आप देखोगे इतने बड़े बड़े साहब जो चीज अगर बाजार डाइजेस्ट कर रहा है तो अब बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस बाजार आपके अंदर बना देगा और फिर साहब एफआईआई माल बेचेंगे। आप सोचोगे अब तो यार ट्वीट भी आ गया, कुछ भी नहीं हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है। और देखिए अब इन्फ्लेशन के जो डाटा आ रहे हैं, 12 के आसपास इन्फ्लेशन WPI आया है, बगल में देखिए ग्राफ देखिए। पहले साहब ये मेरे ख्याल से मई में 2020 में 3 के आसपास था, अप्रैल में 10 के आसपास था, 12 के आसपास है। इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, क्यों ना बढ़े भाई, खाद तेल पेट्रोल वगैरह के दाम बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है, बाजार हर चीज, हर निगेटिव चीज को डाइजेस्ट करने पे लगा हुआ है। बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जा रहा है, तो क्यों ना आप माल खरीदोगे। आप खरीदोगे, जरूरी मजबूरी बन जाएगी आपकी, यहां नहीं खरीदोगे ऊपर खरीदोगे। ये कहानी थी। लेकिन दोस्तों हमें अपना धैर्य बना के रखना है। मैंने आपको सिर्फ जो स्टॉक दिला रखे हैं उन्हीं में करिए काम। अगर आप दूसरे स्टॉक की तरफ देखोगे भी ना तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। कल की रेंज 15,750 से भैया 15,900, बाजार ऊपर ही गया, जब ऊपर है तो जाएगा ही ऊपर। लेकिन अभी 2-3 दिन दोस्तों ये ऊपर कर सकता है बाजार को। एक दिन यानी एक्सपायरी वाले दिन और लास्ट की एक्सपायरी वाले दिन यानी जून के आसपास जबरदस्त हो सकती है बाजार में भयानक गिरावट। वैसे एडजस्टमेंट तो आज काफी कुछ हो गया है, 550 तक की कॉल का एडजस्टमेंट हो गया, बल्कि उसके नीचे तक की कॉल पुट का एडजस्टमेंट हो गया है। और 800 मेरे ख्याल से 9 तक की पुट का कॉल का एडजस्टमेंट हुआ। इधर 550 से नीचे की कॉल पुट का एडजस्टमेंट, मैंने सारी चीजें ग्राफ बना के आपके पास भेज दिया था। तो ये कहानी थी दोस्तों आज के बाजार की। रेंज 15,750 से 15,900 है। 900 टूटेगा फिर भैया 16,000 की तैयारी कर लेना, क्योंकि 2-3 दिन अपवर्ड की तरफ ही रहेगा बाजार। इस जो 15,000 16,000 की तरफ जाए, सॉरी 16,000 की तरफ बाजार जाए दोस्तों, हम कुछ स्टॉक मैक्सिमम स्टॉक में से निकलने की फिर दोबारा से कोशिश करेंगे। अभी अमूमन हम बहुत सारे स्टॉक में से निकल चुके हैं, पोर्टफोलियो लगभग खाली है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसमें से हमें निकलने की आवश्यकता है। हम उसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैक्सिमम इस समय हम कैश में रहेंगे, क्योंकि अब कुछ दिन बाद एक अच्छी खासी गिरावट आपको बाजार में देखने को मिल सकती है। वो 16,000 से पहले हो या 16,000 के बाद में हो। ये कहानी थी आज के बाजार की। बाकी नया स्टॉक कुछ है नहीं। आईओबी के रिजल्ट थोड़े से समझने की कोशिश करिए। इस बैंक को भी प्राइवेटाइजेशन कैंडिडेट माना जा रहा है। बैंक क्या कर रहा है, कैसी इसकी फाइनेंशियल स्थिति है, ग्रॉस एनपीए वगैरह समझने की कोशिश करते हैं। पिछले साल 2020 में मार्च में इसने 143 करोड़ रुपए कमाए थे और अब साहब 349 करोड़ रुपए कमाए हैं, यानी कि 350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है। साहब टोटल इनकम की अगर मैं बात करता हूं, बैंक की आमदनी, टोटल इनकम सब कुछ मिला मुलूक है। वैसे तो इसके दोस्तों जो रिजल्ट है ना, उसकी जो मैं डिजिटल नोट्स बनाऊंगा वो चीज आपको समझने की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें फंड राइजिंग की भी बात चल रही है। 125 करोड़ के इक्विटी शेयर भी बेचे जाएंगे। पब्लिक इशू, मेरे ख्याल से राइट इशू के थ्रू पैसा जुटाया भी जाएगा। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों डिजिटल नोट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। ये तो मैं हाइलाइट्स आपको बता रहा हूं कि इंडियन ओवरसीज बैंक के रिजल्ट ऐसे थे। आपको डीपली जाना है तो फिर डिजिटल नोट्स आपके बहुत काम आएगा। उसमें सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकल के आती हैं। इस मार्च में क्या हुआ, इससे पिछले दिसंबर में क्या हुआ, फिर उसके पिछले साल क्वार्टर में क्या हुआ, उस क्वार्टर में कितना कमाया, इस पूरे साल में बैंक ने कितना कमाया, एनपीए कितने बड़े, सब कुछ समझ में आता है। तो टोटल ओवर जो टोटल इनकम है दोस्तों वो 6,073 कमाई है इस साल बैंक ने, और पिछले साल 5,484 करोड़ कमाई थी। ये पॉइंटों में नहीं है, ये राउंड फिगर में ले रहा हूं, आप पॉइंट में बगल में ग्राफ्स देख लेना। सब फुल ईयर की अगर मैं बात करता हूं, पूरे साल बैंक ने क्या किया, क्वार्टर में तो आपने 350 करोड़ रुपए कमा लिए 143 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 350 करोड़ चलो कमाए तो बैंक ने, नहीं तो अब तक तो लॉस ही दिखा रहा था, क्योंकि देखिए 19-20 में इसने 8,527 करोड़ का लॉस दिखाया था, और अब साहब 20-21 में इसने प्रॉफिट दिखाया है 831 करोड़ का। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं पूरे साल की। टोटल इनकम भाई साहब पहले इसने कमाए थे 22,524 करोड़, 2021 में कमाए दोस्तों इसने 22,524 करोड़, और पिछले साल 20-21 में कमाए थे 20,712 करोड़।
यहाँ भी सुधार है। सुधार हर जगह है, टोटल इनकम की बात करो, नेट प्रॉफिट की बात करो, या पिछले साल से तुलना करो, पिछले क्वार्टर से तुलना करो, सुधार आईओबी में सब जगह देखने को मिलता है। देखते हैं इसके नेट एनपीए क्या कहते हैं, ग्रॉस एनपीए क्या कहते हैं। ग्रॉस एनपीए साहब पहले 14 के आसपास थे, जो रुपीज़ में दर्शाते हैं 19 करोड़ के आसपास, फिर ये घटे जो 11 के आसपास हो गए 11.69। मैंने कहा ना मैं पॉइंटों में नहीं बोल रहा हूँ फिगर, पॉइंटों में आप बगल में देख लेना, राउंड फिगर से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। तो 16,323 यानी कि 19,000 करोड़ पहले थे भाई साहब इनके ग्रॉस एनपीए, अब ये घट गए, 3,000 करोड़ इसमें घट गए, अब हो गए इनके 16,000 करोड़। नेट एनपीए साहब पहले 6,602 करोड़ थे, अब ये 4,577 करोड़ है। परसेंटेज के हिसाब से 20 में 5.40 थे, अब साहब 21 में 3.58 है, कम हुए नेट एनपीए। और मेरे ख्याल से आपके ग्रोस एनपीए कम हुए, इसमें भी अच्छी खासी, यानी कि नेट एसेस एक इसमें क्वालिटी में भी देखने को सुधार हुआ है दोस्तों, एसेस क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है बैंक की। प्रॉफिट भी हुआ है, एसेस क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, ग्रोस एनपीए भी कम हुए हैं। अब साहब इसकी एक प्रोविजनिंग पे जरा झलक डालिए, ये भी चीज़ देखने की होती है। पहले साहब इसने 10 मेरे ख्याल से 1,060 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी, और इस साल कर दी साहब 1,380 करोड़ की। बस यही दिल दुखा दिया, यही दिल दुखा दिया जालिम ने साहब। 300 करोड़ की ऊपर ज़्यादा प्रोविजनिंग, यार ये कम होती तो कुछ ये कहते कि हाँ भाई ठीक ठाक हो गया है काम, अब बैंकों की भी स्थिति सुधर रही है। लेकिन दोस्तों रियल जो गेम है, जो रियल रिजल्ट है, वो तो साहब मैं आपको डिजिटल नोट्स के माध्यम से ही समझाऊंगा। उसमें जो अदर इनकम का कॉलम है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है साहब। वो मेरी को आज तक मैं जो सोचता हूँ ऑडिट रिपोर्ट मुझे कहीं से मिल जाए, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, वो मिलती नहीं है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें ब्रीफली खोलनी पड़ती हैं। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, बैंकों के सीएस वगैरह जब ये ऑडिट वगैरह करते हैं तो ये रिपोर्ट सबमिट होती है, फिर ये हेड ऑफिस वगैरह जाती है। क्योंकि हम ऑडिट में भी रह चुके हैं, यानी कि जब हम सीए कर रहे थे दोस्तों, तो ऑडिट में भी थे हम लोग, ऑडिट भी करने जाया करते थे बैंकों में। सन 2000 की मैं कर रहा हूँ बात। तो ये कहानी थी दोस्तों आज के मेरे ख्याल से पूरे बाजार की अपडेट की और आईओबी रिजल्ट की। कल की कहानी कल भैया फिर सुनिए, बाजार ऊपर खुलेगा, कुछ नहीं करना है, सेल ऑन राइस पे एक छोटा सा फ्यूचर हम मेरे ख्याल से शॉर्ट करेंगे 50 पॉइंट के लिए, नीचे से फिर वो बाय ऑन डिप करेंगे। FIDS का डाटा देखेंगे करके क्या गए हैं, आज माल खरीद के गए होंगे, तो फिर साहब कल फिर बाजार में बढ़त होगी, क्योंकि वो इतनी आसानी से अपने पैसों को नहीं छोड़ सकते। पैसा लगा हुआ है, बहुत पैसा लगा हुआ है दोस्तों, मोटा, इतनी जल्दी से बाजार को वो नहीं गिरा सकते। तो आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। कुछ और चीज़ें अगर रह गई हों, फिर शाम के व्हाट्सअप आपके लिए खुला है, वहाँ पर भी पूछिए, वहाँ पर भी जानिए, सब कुछ बहुत सा कुछ वहाँ पर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब मैं आज्ञा लेता हूँ आपसे, आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और अब फाइनली आपसे कहता हूँ नमस्कार।